जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृतांत इस ग्रंथ में है। कौन से ग्रंथ में है? इसमें महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन। ये सभी जो रचना है इनका नाम आपने सुन रखा हो साथियों। 252 वैष्णव की वार्ता भक्तिमाल नहीं, भक्तमाल है साथियों। 84 वैष्णव की वार्ता और वचनामृत। ये जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने लगते हैं शुरू में, तो वहाँ पर साथियों इन सभी का अपन को वर्णन मिलता है। पहले इन कृतियों को पढ़ते हैं, जिसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास अपना शुरू होता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न है, ये जो प्रश्न है वो है महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृतांत जीवन किसमें वर्णित है। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं हमें ये प्रमुख दो रचना है। एक तो है 252 वैष्णव की वार्ता, एक है 84 वैष्णव की वार्ता। इन दोनों को जो लेखक की बात करते हैं तो गोकुल नाथ इसके लेखक है, लेकिन इसमें किसका वर्णन है और इसमें किसका वर्णन है। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको ध्यान रखना है 252 वैष्णव की वार्ता, इसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है। 84 वैष्णव की वार्ता है, इसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है। और 252 वैष्णव की वार्ता है, इसमें विट्ठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है। ये आपको ध्यान में रखना है। और दोनों रचना गोकुलनाथ के द्वारा लिखी गई है। अब देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं अपन। देखिएगा, 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ इसके रचयिता है। 252 वैष्णव की वार्ता इसके रचयिता भी साथियों क्या है? गोकुलनाथ ही है। अब देखिएगा, जो 84 वैष्णव की वार्ता उसमें है वल्लभाचार्य के शिष्यों का जीवन वर्णित है, और 252 वैष्णव की वार्ता उसमें विट्ठलनाथ के शिष्यों का वर्णित है साथियों। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कैसा है देखिए। अगला प्रश्न की बात करते हैं। काशी में हम प्रगट भये रामानंद चेताए, किसकी पंक्तियां? देखो कुछ पंक्तियां ऐसी आती है जो अपन ने जीवन में पहली बार पढ़ी है, लेकिन यदि उसको हम उससे आगे जाने की कोशिश करते हैं, उसको हल करने की कोशिश करते हैं, तो साथियों उन पंक्तियों को कोई प्रश्न होता है जिसको याद नहीं होने पर सही उत्तर दे सकते हैं। अब ये पंक्ति मुझे भी याद नहीं है, पंक्ति शायद आपको भी याद नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर इसका कुछ अंदाज लगा सकते हैं कि काशी में हम प्रगट भये। प्रगट का मतलब जन्म हुआ। काशी में किसका जन्म हुआ? तो ना तुलसी का हुआ, ना रैदास का हुआ, ना सुर का हुआ साथियों। तो काशी में किसका हुआ? कबीर का हुआ। 1398 से 1508। तो आप कह सकते हैं कि ये किसकी पंक्तियां हैं? ये कबीरदास की ही पंक्तियां हैं साथी। ऐसा हम इसका उत्तर दे सकते हैं, यानी कि ये अपना सही है। और भी कुछ पंक्तियां हैं यहाँ पर, उसकी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिएगा, काशी में हम प्रगट भये, काशी में हम प्रगट भये रामानंद चेताए, कबीर की पंक्तियां हैं। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवते, फिरी असू बनारस आसपास आ, इसके साथियों रैदास संत रविदास है। मातु पिता जग जाही तजो विधि हूँ ने, लिखी कछु भाले भलाई, पंक्तियां साथियों गोस्वामी तुलसीदास की। हम भक्तन के भक्त हमारे, सुनो अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, ये व्रत टारत ने टारे। ये है साथियों सूरदास की। तो ये पंक्तियां वैसे सेकंड ग्रेड के लिए साथियों उपयोगी नहीं है, लेकिन आप फर्स्ट ग्रेड की और साथियों साथ साथ नेट और जेआरएफ की या कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एग्जाम में पंक्तियां आती है, 100% आती है। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? गार्सतासी रामनारायण दुगड़, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर हर प्रसाद शास्त्री। देखो, रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। अलग अलग विद्वान रासो शब्द की उत्पत्ति अलग अलग मानते हैं। तो यहाँ पर रसायन से किसने मानी है उसका देना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, रसायन से मानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति साथियों रसायन से मानी। अब देखिए किसने किससे मानी। देखिए, पहला है रसायन से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी है, तो राजसूय गार्सदेतासी ने मानी है। तो राजयश हर प्रसाद शास्त्री ने, रासक से नरोत्तम स्वामी ने, और राज से नंद दुलारे वाजपेयी ने, इन सभी ने। ये ध्यान रखिएगा आप, क्या रसायन से आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, राजसूय से गार्सदेतासी है, राजयश हर प्रसाद शास्त्री है, रासक से नरोत्तम स्वामी है, और राज से है नंद दुलारे
बात पे साथियों इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न अपना आता है, बहुत बेहतरीन अच्छा प्रश्न आता है साथियों, ऐसे ही प्रश्न अपने एग्जाम में आते हैं। लक्षण ग्रंथ से तात्पर्य है या लक्षण ग्रंथ का अर्थ है। लक्षण ग्रंथ कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ नाम सुना है आपने? आपने ये नाम सुना है, मैंने ये नाम सुना है रीतिकाल में। कहाँ पर सुना है? रीतिकाल जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर 3 प्रकार के कवि मिलते हैं, रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त। तो रीतिबद्ध जितने भी ग्रंथ है, जितने भी कवि हैं, उन्होंने सबने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। इसका अर्थ क्या है? नायिका भेद है, काव्यांग विवचन है, रस निष्पत्ति अथवा गुण दोषों का विवचन है। तो यदि इसके प्रश्न की बात करते हैं साथियों, ये अपना होगा काव्यांग विवचन। काव्यांग का मतलब होगा साथियों काव्य प्लस अंग। क्या होगा? यानी काव्य के अंगों का जिसमें विवचन किया जाता है वही क्या कहलाता है? लक्षण ग्रंथ कहलाता है। इसमें साथियों नायिका भेद भी आएगा, रस निष्पत्ति भी आएगा, गुण दोष ये सभी, छंद भी आएगा, अलंकार भी आएगा, सभी आएगा। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं काव्य के लक्षण। दोवा, सवैया, कवित इत्यादि छंदों के रूप में कवि आचार्यों द्वारा निरूपणी लक्षण ग्रंथ होता है। छंद, अलंकार, नायिका भेद इत्यादि का काव्यगत विवेचन ही क्या है? लक्षण ग्रंथ है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है मेरे साथियों। अगला कवि है साथियों, निम्नलिखित कवियों में रीति सिद्ध कवि कौन है? देखो रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त अपन ने पढ़ा है। रीति सिद्ध का मतलब है जिन्होंने काव्यांग लक्षण ग्रंथों की रचना। ध्यान समझना परिभाषा, रीति सिद्ध की परिभाषा बता रहा हूं। जिसने लक्षण ग्रंथों की रचना तो नहीं की, लेकिन कहीं न कहीं उनकी रचनाओं में लक्षण ग्रंथों के लक्षण दिखाई देते हैं, वो कहलाते हैं रीति सिद्ध। रीतिबद्ध का मतलब है जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की, और रीति मुक्त का मतलब है जिन्होंने अपने मन के उद्गारों को स्वच्छंद अभिव्यक्त किया मेरे साथियों, वही क्या कहला है? रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि कहलाए। लेकिन प्रश्न यहाँ ये पूछ रहा है रीति सिद्ध कवि कौन है? तो आपको पता है कि बिहारी रीति सिद्ध कवि है, और रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधित्व कवि यदि कोई है तो वो कोई है बिहारी है साथियों, आपको ध्यान रखना है। देखिएगा यहाँ इसका अच्छी तरह से व्याख्या है। बिहारी का जन्म 1555 से लेकर साथियों 1595 से लेकर 1663 ईस्वी है, और रीति सिद्ध के है। घनानंद साथियों ये रीति मुक्त कवि है। मतीराम साथियों रीतिबद्ध कवि है, और तोष भी क्या है? रीतिबद्ध कवि है। यानी मतीराम और ललित ललाम ये रचना है मतीराम की है साथियों, जो प्रसिद्ध बड़ी प्रसिद्ध रचना है। तो बिहारी है, रीति सिद्ध है। घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के ये प्रतिनिधित्व कवि हैं, और मतीराम और एक है तोष साथियों। अब अगला प्रश्न देखिए, विश्व जन की अर्चना में नहीं बाधक था, इस वेष्टि का अभिमान किसकी पंक्तियां हैं? विश्व जन की अर्चना में नहीं बाधकता, इस वेष्टि का अभिमान किसकी पंक्तियां? भारत भूषण अग्रवाल, अज्ञेय, नेमिचंद जैन और त्रिलोचन। ये सभी कवि कहाँ पढ़ते हैं हम? ये पढ़ते हैं जब हम हिंदी तार सप्तक पढ़ते हैं। यदि आपको पता है तार सप्तकों की संख्या कितनी है? 4। पहला है उसे केवल तार सप्तक नाम जाता है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, वहाँ पर एक कवि पढ़ते हैं। तो विश्व जन की अर्चना में नहीं बाधक था इस वेष्टि का अभिमान, ये पंक्तियाँ किसकी है साथियों? तो ध्यान रखिएगा, ये पंक्तियाँ क्या है? नेमिचंद जैन की पंक्तियाँ हैं। किसकी पंक्तियाँ हैं? ध्यान रखना, ये पंक्तियाँ हैं नेमिचंद जैन की पंक्तियाँ। अब और भी कवि की पंक्तियाँ दे रखी है। आगे पंक्तिकार है विश्व जन की, नेमिचंद जैन की। आगे देखिए बहुत बेहतरीन है, क्या कहा आगे ने? सांप तुम सभ्य तो नहीं हुए, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। ये रचना है अज्ञेय की। सांप तुम सभ्य तो नहीं हुए, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आता, रचना है साथियों अज्ञेय की। आगे त्रिलोचन ने क्या कहा? मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा प्यार तुम्हारा। ये रचना है, तो ये पंक्तियां हैं किसकी? त्रिलोचन की, कि मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा, ये त्रिलोचन की है। और मुश्किल है कि मैं जिंदगी को एक इमारत की तरह गढ़ना चाहता हूँ, यह है भारत भूषण अग्रवाल की पंक्ति है साथियों। अगला देखिए, मतवाला के संपादक कौन थे? ये सभी जो प्रश्न अपन देख रहे हैं मेरे साथियों, ये प्रश्न यूजीसी नेट, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं, वही प्रश्न अपन देख रहे हैं।
देखो मतवाला एक पत्रिका है, इसके संपादक कौन है? तो साथियों ने डायरेक्ट उत्तर की बात करते हैं। मतवाला पत्रिका के संपादक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका नाम पहले बात ये को मैं बात आती, सूर्यकांत क्यों रखा गया? सूर्य का मतलब सूर्यकांत यानी सुंदर। तो देखिए इनका जन्म रविवार के दिन हुआ था। किसके दिन हुआ था? रविवार। किनका? निराला जी का। निराला का उपनाम है, इसलिए इनका नाम सूर्यकांत रखा गया साथियों। तो ये आंसर क्या होगा? सी अपना आंसर होगा। अब देखिए इसमें और भी दे रखी है। मतवाला साथियों 1923 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके संपादक रहे। कवि वचन सुधा है 1968, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कवि वसंत सुधा, ये 1968 में 1868 में भारतेंदु ने इसका संपादक है। जागरण 1932 से शिव पूजन सहाय है, और धर्मवीर साथियों 1950 धर्मवीर भारती इसके संपादक रहे। मतवाला 1923 में के प्रथम संपादक महादेव प्रसाद सेठ थे, जो कलकत्ता से क्या होती थी? प्रकाशित होती थी। मेरे साथियों आपको ऐसे इनको ध्यान में रखना है। इसके पहले मैं प्रिय साथियों आपसे एक मेरी आपसे गुजारिश है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें साथियों, ताकि मेरे साथियों मेरी हर क्लास आपके पास पहुंच सके और आप इन टेस्टों का बेहतरीन फ़ायदा उठा सके। दूसरी बात आप साथियों एक और है, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए। कारण इसका ये है कि आपको सब्सक्राइब करने में कितना 1 सेकंड का समय लगता है मात्र क्लिक ऐसे टिक करने का, लेकिन यह एक सब्सक्राइबर साथियों हमें बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धन करता है। इसलिए मेरे साथियों यदि आप चैनल पर भूल से भी पहुँच जाते हो तो पूरा क्लास देख कर जाइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा साथियों। साकी किसका संकलन है? देखिए एक साकी माँ पढ़ते हैं अपन, साकी शब्द रेमिनी। कहाँ आपको याद है? कबीर के जो बीजे के 3 भाग है, साकी शब्द और रेमिनी। लेकिन यह साकी का संकलन किसने किया? यहाँ कबीर का नाम तो है ही नहीं, फिर किसका नाम लिखेंगे? यह शमशेर बहादुर सिंह है, कीर्ति चौधरी है, हरिनारायण व्यास है और विजय देव नारायण साई है। ये भी सब कवि है, ये तार सप्तक के ही कवि है साथियों। तो यहाँ पर यदि बात करते तो ये है विजय देव नारायण साई का है साकी का संकलन, विजय देव नारायण साई, यानी डी अपना यहाँ पर सही आंसर होगा साथियों। आगे हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर रचना दे रखी है, एक एक रचना देखते हैं अपन, फिर बाद में देखेंगे। विजय देव नारायण की है ना, साकी है मछली करे संवाद तुमसे। साकी संवाद मछलीगर, ये सभी याद रखते हैं। साकी संवाद मछलीगर, साकी संवाद मछलीगर विजय देव नारायण की है। और हरिनारायण व्यास की है मृग और तृष्णा त्रिकोण पर सूर्योदय और बरगद के चिकने पत्ते। इसकी है हरिनारायण व्यास की क्या है? मृग और तृष्णा है, त्रिकोण पर सूर्योदय है और बरगद के चिकने पत्ते हैं साथियों। शमशेर बहादुर की रचनाओं की बात करते हैं साथियों, तो शमशेर बहादुर की रचना है कुछ कविता कुछ और कविता, कुछ कविता कुछ और कविता। कुछ कविता है 1959 है, कुछ और कविता 1961 है। कुछ कविता कुछ और कविता चुका भी नहीं हूँ मैं 1975, इतने पास 1980, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980, बात बोले कि 1981, काल तुमसे होड़े मेरी 1978 88, और कुछ बहुत दूर से सुन रहा हूँ, और एक है सुकून की तलाश 1995। कुछ कविता कुछ और कविता चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलेगी काल तुमसे होड़े मेरी, कुछ बहुत दूर से सुन रहा हूँ सुकून की तलाश। ये शमशेर बहादुर सिंह की कविता है, रचना है साथ। अगला प्रश्न ध्यान देखिए, जीवन विवेकी साहित्य विवेक किसका कथन है? जीवन विवेकी साहित्य विवेक जिसका किसका कथन है? यदि साथियों ऐसे प्रश्न यदि आप हल करना सीख गए, ऐसे प्रश्न यदि आपको आते हैं, तो मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर यूजीसी नेट आपको चुटकियों में क्लियर हो जाएगी साथियों। बिल्कुल यहाँ पर बात कर रहे हैं हमने 12 प्रश्न की, तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का साथी। क्या? जीवन विवेकी साहित्य विवेक है, यानी कि जीवन में जो आप ज्ञान रखते हैं उसका आप साहित्य का भी आप ज्ञान रखते हैं। कहने का मतलब साहित्य हम कुछ लिखना चाहते हैं, वो अपने जीवन के अनुभवों से ही उसमें हम लिख सकते हैं, ऐसा कहना है किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी अपना सही आंसर होगा।
देखिए पंक्तियाँ हैं यहाँ पर। जीवन विवेकी साहित्य विवेक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। मार्क्सवाद कहता है हर वस्तु पर डाउट करो, राम विलास शर्मा। क्या कहता है मार्क्सवाद, यानी कि जिसे हम पूंजीवाद क्या कहते हैं, पूंजीवाद, जिसे हम कहते हैं प्रगतिवाद, जिसे हम कहते हैं प्रगतिवाद, वही क्या कहलाता है साथियों, मार्क्सवाद। तो मार्क्सवाद क्या कहता है कि हर वस्तु में क्या करो, डाउट करो। ये रामविलास शर्मा का है। दुख सबको मानता है अज्ञेय, बिल्कुल करेक्ट है, अज्ञेय ने कहा। यानी जितने भी पहले के कवि हुए या अपने बूढ़े माता पिता हुए, जो भी कहते हैं मेरे साथियों वो सही कहते हैं, क्योंकि वह अनुभव की कसौटी पर कसकर किसी बात को अपने सामने रखते हैं तो दुख जीवन को मांसता है, और जो कुछ भी है उससे बेहतर चाहिए, मुक्तिबोध का रचना है। जो कुछ भी है उससे बेहतर चाहिए, ये मुक्तिबोध का कहना है। क्या है कि जो कुछ भी है उसे मुझे क्या चाहिए, बेहतर चाहिए, ये मुक्तिबोध का कहना है साथियों। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील आलोचक नहीं है? प्रगतिशील आलोचक मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। नंद दुलारे भाजपे, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त अथवा रामविलास शर्मा। इसका हमको सही आंसर देना है साथियों, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। प्रगतिशील का मतलब है साथियों मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, तो वह है नंद दुलारे भाजपे। बाकी शिवदान सिंह चौहान प्रगतिशील आलोचक है, प्रकाश चंद्र गुप्त प्रगतिशील आलोचक है, और रामविलास शर्मा भी क्या है, प्रगतिशील आलोचक है। आगे देखिए इसमें कर रखा है, नंद दुलारे भाजपा को छायावादी, प्रभाववादी, स्वच्छंदवादी, सौष्ठववादी, रसवादी, आध्यात्मवादी समीक्षक कहा जाता है, जबकि शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा आदि सभी प्रगतिवादी, मार्क्सवादी आलोचक है, आदि मार्क्सवादी आलोचक है। क्या है, नंद दुलारे भाजपे को छायावादी, प्रभाववादी, स्वच्छंदवादी, सौष्ठववादी, रसवादी, आध्यात्मवादी समीक्षक कहा जाता है, जबकि शिवदान चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा को प्रगतिशील, प्रगतिवादी और मार्क्सवादी कहा जाता है साथियों। अगला प्रश्न है, अलमा कबूतरी किसकी रचना है? ये आधुनिक युग की जो कवियत्री है साथियों, उनकी रचनाओं से ये प्रश्न लिया गया है कि अलमा कबूतरी किसकी रचना है। ये है मृदुला गर्ग की है, या गीतांजलि श्री की है, मैत्री पुष्पा की, या फिर चित्रा मुग्धुगल की। तो यदि हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आंसर होगा मैत्री पुष्पा, अपना सही आंसर होगा सी, यानी कि मैत्री पुष्पा अलमा कबूतरी रचना है मैत्री पुष्पा के साथ। आगे बात करते हैं, अलमा कबूतरी 2000 में मैत्री पुष्पा की है, कट गुलाब 1996 में मृदुला गर्ग की है, एक ज़मीन अपनी 1990 चित्रा मगधुल की है, और माही 1993 में किसकी है साथियों, ध्यान है गीतांजलि श्री की कविता है। अगला प्रश्न, विलोम किस नाटक का पात्र है? फर्स्ट ग्रेड में भी नाटक है, सेकंड ग्रेड में भी नाटक है, तो इसका आंसर बताइएगा कि विलोम किसका है। चंद्रगुप्त का है, अंधायुग का है, कोमल गांधार का, या फिर आषाढ़ का एक दिन का, किसका है साथियों? तो देखिए विलोम जो नाटक का पात्र है ये आषाढ़ का एक दिन का पात्र है। तो आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में मेरे साथियों जो नाटक है, कहानी है, निबंध है, जो सिलेबस में उसके पात्र पूछ सकता है, पात्र की पंक्तियाँ पूछ सकता है। इसलिए पात्र और पात्र की पंक्तियाँ हमें बिल्कुल अच्छी तरह से याद होना बहुत आवश्यक है। देखिए हमने दे रखा है, इसमें दे रखा है, ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों को आप जरूर याद करिएगा। आषाढ़ का एक दिन है मोहन, ये 1958 में प्रकाशित हुआ मोहन राकेश का नाटक है, जिसके पात्रों की हम बात करते थे, विलोम है, मातुल है, दंतुल है, अंबिका है, कालिदास और मल्लिका है। आषाढ़ के एक दिन कौन? विलोम, मातुल, दंतुल, अंबिका, कालिदास और मल्लिका। विलोम, मातुल, दंतुल, अंबिका, कालिदास और मल्लिका इसके पात्र है। वहीं चंद्रगुप्त का जो 1931 में प्रकाशित हुआ, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, राजश्री, जन्मेजय का नागयक, ये जितनी भी रचनाएं साथियों सब किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है।
इसमें देखिए कौन है, चाणक्य है, सिंहहरण है, कार्नेलिया है, कल्याणी है, सुवासनी है, आम्बिक है, सेल्यूकस है और शक्टार है और राक्षस, ये सब इसके पात्र हैं। चाणक्य, सिंहहरण, कार्नेलिया, कल्याणी, सुवासनी, आम्बिक, सेल्यूकस, शक्टार और राक्षस, ये सभी चंद्रगुप्त नाटक के उसके पात्र हैं साथियों। अगला है अंधायुग 1955। धर्मवीर भारती इसके लेखक है और युयुत्सु महाभारत के पात्र हैं। अंधायुग में युयुत्सु महाभारत के, युयुत्सु का मतलब है युद्ध की इच्छा रखने वाला साथी। कोमल गांधार 1982 प्रकाश हुआ, शंकर शेष का है, जिसमें गांधारी और महाभारत के क्या है, पात्र है। किसमें, कोमल गांधार में, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर अपना आता है साथियों 16वां। कौन सी कृति आत्मकथा है? कमल का सिपाही, चीड़ों पर चांदनी, अर्धकथानक और बाणभट्ट की आत्मकथा। आत्मकथा पूछा है साथियों, जीवनी नहीं पूछी। देखिए आत्मकथा में क्या होता है, आत्मकथा में होता है स्वयं के जीवन के बारे में, क्या है, स्वयं के जीवन के बारे में स्वयं लिखना, उसे कहते हैं आत्मकथा। यानी कि आत्मविरचित आत्मवृत्तांत होता है, वो आत्मकथा कहलाता है। यानी कि तुम यदि तुम्हारे जीवन के बारे में लिखते तो आत्मकथा है, मैं मेरे जीवन के बारे में लिखता हूँ तो वो आत्मकथा है, लेकिन तुम मेरे जीवन के बारे में लिखते हैं तो ये क्या है, जीवनी है। मैं तुम्हारे जीवन के बारे में लिखता हूँ तो वो क्या है, जीवनी है। यानी कि हम यदि दूसरों के जीवन के बारे में कुछ लिखते हैं, हाँ, तो साथियों वो क्या कहलाती है, जीवनी। और स्वयं के बारे में, स्वयं के जीवन के बारे में स्वयं लिखते तो वो कहलाती है आत्मकथा। तो यहाँ आत्मकथा पूछा है कि आत्मकथा कौन है, तो ये अर्धकथानक ही साथियों, ये पहले हिंदी की आत्मकथा मानी जाती है। देखिएगा हम यहाँ पूरी बात करते हैं इसके बारे में। अर्धकथानक 1641 में प्रकाशित हुई, बनारसी दास जैन ने साथियों एक रचना लिखी है, ये है आत्मकथा है। कमल का सिपाही 1962 है, अमृत राय है और ये जीवनी है साथियों। शायद ये जीवनी कमल का सिपाही है, ये जीवनी या तो प्रेमचंद के, और एक और आता है साथियों शायद बेनीपुरी, उनके जीवन के बारे में लिखी गई। वैसे मेरे हिसाब से ये प्रेमचंद के जीवन के बारे में ही लिखी गई। चीड़ों पर चांदनी 1964 में निर्मल वर्मा की साहित्य यात्रा है, और बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है, अनामदास का पोता। बाणभट्ट की आत्मकथा, ऐसे ये हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या है, उपन्यास। अर्धकथानक आत्मकथा है, कमल का सिपाही, कलम का सिपाही जीवनी है, चीड़ों पर चांद साहित्य यात्रा है, और बाणभट्ट की याद करना क्या है, उपन्यास साथियों। अब अर्धकथानक के बारे में देखते हैं क्या लिखा है। देखिएगा अर्थकथानक 1641 में बनारसी जैन द्वारा ब्रज भाषा में पदात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम आत्मकथा है। कलम का सिपाही 1962 में प्रेमचंद की जीवनी है। देखिए बिल्कुल प्रेमचंद की जी के बारे में है, जिसकी रचना प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने की है। अब ये अमृत राय कौन है, ये प्रेमचंद का ही पुत्र है साथियों। तो अब एक पुत्र ने पिता की जीवनी लिखी और किस नाम से लिखी, कलम का सिपाही, और हमें भी कलम का सिपाही बनना है। हाँ, चितवन की छाया किसका निबंध संग्रह है, चितवन की छाया किसका निबंध संग्रह है। तो साथियों डायरेक्ट अपना आंसर की बात करते हैं, या फिर आप बताएं चितवन की जो छाया है ये विद्यानिवास मिश्र की रचना, निबंध संग्रह। बालकृष्ण भट्ट का नहीं, हरिशंकर प्रसाद ने, अजय प्रसाद द्विवेदी का भी नहीं, ये किसका है, विद्यानिवास मिश्र का है। देखिए आगे हम प्रश्न बात करें, सभी है मैं यहाँ पर। चितवन की छाया 1993 विद्यानिवास मिश्र का है। अशोक के फूल 1948 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। संसार महानाट्यशाला बालकृष्ण भट्ट का है, और पगडंडियों का जमाना भूत के पांव पीछे पगडंडियों का जमाना, ये जो रचना है ये है हरिशंकर प्रसाई की। आपको ध्यान रखना है, चितवन की छाया विद्यानिवास मिश्र, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, संसार महानाट्यशाला बाणभट्ट, और पगडंडियों का जमाना हरिशंकर प्रसाई साथी। तो ये आपको याद। अब इसके बाद अपने प्रश्न आते हैं, काव्यशास्त्र में उसकी आलोचना। अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता कौन है, प्रश्न नंबर 18वां है। यदि हम इसके उत्तर की बात करते हैं, अनुमितिवाद, ये साथियों हम फर्स्ट ग्रेड में पढ़ते हैं,
और कभी कभी ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में भी टपक आता है, तो आपको सेकंड ग्रेड वाले तो आपको भी याद रखना है। ये अनुमितिवाद साथियों, ये है संशुक। अनुमितिवाद के अनुमितिवाद के जो प्रतिष्ठाता है वो है संशुक। याद रखना कौन है, संशुक है। ना तो भरत मुनि है, ना आनंदवर्धन है, ना अभिन है गुप्त साथियों। तो ये है संशुक अनु, संशुक अनु, संशुक ऐसे याद रखना है आपको। देखिए भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या संशुक ने संकुक ने अनुमितिवाद के सिद्धांत से दिया, जबकि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, आनंदवर्धन है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक बिल्कुल आनंदवर्धन है साथियों। अब ने देखिए यहाँ उससे अलंकार पूछा है, अब बहुत अच्छा प्रश्न है। किंसुक कुसुम जान कर झपटा बोरा सुख की लाल चोंच पर, तोते ने निज टोर चलाई जामुन का फल उसे सोच कर। देखिए किंसुक कुसुम समझकर, झपटा बोरा सुख की लाल चोंच पर, और तोते ने निज ठोर चलाई जामुन का फल उसे समझकर ठोर नजरें। किंसुक कुसुम यानी किंसुक का फूल समझकर, बोरा उस पर झपटा है किस पर, शुक यानी तोते की लाल चोंच पर। लेकिन तोते ने भी निज ठोर चलाई, तोते ने भी अपनी आंख चलाई किसकी ओर, जामुन का फल समझकर। किसको, भोरा का रंग होता है बिल्कुल जामुन जैसा होता है, बिल्कुल काला होता है। तो इसने यानी कि दोनों ने एक दूसरे को अलग अलग समझा। अलंकार कौन सा है, संदेह है, स्वाभाविकता है, अन्योक्ति है अथवा भ्रांतिमान है। क्या होगा साथियों, देखिए यहाँ पर आंसर की बात करते तो भ्रांतिमान होगा। भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है, एक तो जानकर, एक होता है मानकर, एक होता है जानी के, एक होता है मानी के, एक होता है समझकर। तो जानी के, मानी के, समझकर, जानकर, मानकर जो निशान जो पहचान चिन्ह आते हैं ये साथियों भ्रांतिमान अलंकार के ही होते हैं। यदि संदेह अलंकार की बात है, इसमें आता है कि, केंदो, केंदो, या, अथवा, ये जो पहचान चिन्ह है ये है साथियों संदेह अलंकार। किसके हैं, ध्यान रखना ये है संदेह अलंकार के। अगला प्रश्न हमने देखिए पूरा इसने समझा रखा है, इसको पूरा अपन पढ़ेंगे साथियों, बहुत अच्छी तरह से दे रखा है। देखिएगा पहला अपन पढ़ेंगे यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार। जहाँ किसी वस्तु में किसी दूसरी वस्तु के होने का भ्रम हो जाए भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है। जैसे किंसुक कुसुम समझकर, झपटा बोरा सुखी चोंच पर, तोते ने निज कठोर ठोर चलाई जामुन का फल उसे समझ कर। तो यहाँ किसे समझ, संदेह अलंकार में जहाँ किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का सादृश्य होने के कारण उपमेय में उपमान का संशय होने में संदेह होता है, वह होता है संदेह अलंकार। क्या होता है, सारी बीच नारी एक, नारी बीच सारी एक, सारी एक नारी एक, नारी एक सारी। एक और ध्यान, संदेह अलंकार होता है इसमें साथियों अंत तक संदेह ही बना रहता है। कहाँ तक, अंत तक संदेह ही बना रहता है। लेकिन जो भ्रांतिमान अलंकार होता है इसमें अंत में जो संदेह होता है वो संदेह क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अंत में जो भ्रम होता है वो भ्रम क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और कार्य है वो कार्य परिणित हो जाता है, कार्य गति कर लेता है। कार्य जैसे मान लेते हैं यह सीधा सी बात है, रात का समय है, रास्ते में जा रहे, समझना यदि आप कैलाश में हो तो ये रस्सी पड़ी है, यहाँ पर रस्सी काली काली दिख रही है। यदि हम दूर से इसको सांप समझ रहे तो ये संदेह अलंकार है। यदि अपन ने इसे गलती से उठा लिया रस्सी समझकर और निकला सांप है तो फिर ये क्या है, भ्रांतिमान अलंकार है। यदि इसके हम छू लेते हैं इसके तो ये भ्रांति हो जाएगा, और यदि इसको नहीं छुआ पर मानते ही रहे तो ये क्या है, संदेह अलंकार है साथी। अन्योक्ति में है जहाँ किसी की बात किसी और पर ढाल कर कही जाए वह अन्योक्ति अलंकार होता है। सीधा सा यूँ समझिएगा आप, जहाँ पर हम किसी को सीधी सीधी बात नहीं कहकर उसको अनेक प्रकार से समझाना उसे कहते हैं अन्योक्ति अलंकार। जैसे मान लेते हैं मैं कक्षा 10वीं में कोई गणित का सवाल है, बीज कोई सी गणित का सवाल है, यदि वो हमें नहीं आ रहा है तो फिर अध्यापक क्या करता है, उदाहरण के माध्यम से वो हमें समझाने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही जहाँ पर हम किसी को दूसरे को सीधी बात नहीं कहकर उसको अलग तरह से समझाने की कोशिश करते ताकि अपन जो बात करें उसका वो वास्तविक अर्थ समझ सके,
वो कहलाती है अन्य प्लस उक्ति, है ना, अन्य उक्ति के माध्यम से सामने वालों को समझाना, वो कहलाता है अन्य उक्ति। जैसे न्याय स्वार्थ सुकृत शर्म रता देखी विहंग विचार, बाज बराए पानी पर तू पंछी ने मार। ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी है साथियों? ये है बिहारी की पंक्ति है, और ये है मिर्जा राजा जयसिंह पर लिखी है। अब इसकी व्याख्या करने लगेंगे तो अपनी टेस्ट बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं। स्वाभाविक अलंकार है, वैसे ना आपके सेकंड ग्रेड में ना फर्स्ट ग्रेड में, फिर भी देख लेते हैं। जहाँ किसी के स्वभाव धर्म कर्म दशा का यथावत अथवा स्वाभाविक वर्णन हो वहाँ स्वाभाविक अलंकार है। चितवनी भोरे भय की, चितवनी भोरे भग्य की, मोरे मुख मुस्कानी, लगनी लटकी आली करे, चित खटकती नित आनी। प्रश्न नंबर है साथियों 20वां, काव्य अलंकार के रचयिता कौन है? आंसर दीजिए। भरत मुनि, कुंतक, भामे अथवा दंडी। तो यह काव्य अलंकार के साथियों भामे हैं। कौन है? भामे है। किसके? काव्य अलंकार के है वो कौन है? भामे, याद रखना। और भामे एक अलंकारवादी आचार्य है, ये भी आपको याद रखना है। काव्य अलंकार है वो भामे का ग्रंथ है, और भामे एक का है अलंकारवादी आचार्य है। यदि आपको अलंकार के कौन कौन सा आचार्य याद रखना, तो आपको रखना है बा, रू और दे, ऐसे याद रखना है। बा से बनेगा भामे, रू से बनेगा रुद्रत, और दे से बनेगा दंडी। ये सब अलंकारवादी आचार्य है। अब आगे देखिए, नया लिख रखा है इसने, इनको याद करना। काव्य अलंकार है तो भामे का याद है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि का बिल्कुल आपको याद होगा। वक्रोक्ति जीवितम साथियों कुंतक का है। क में कुंतक याद रखना। वक्रोक्ति जीवितम किसका है? कुंतक का है। वक्रोक्ति जीवितम किसका है? कुंतक का। वक्रोक्ति जीवितम कुंतक, वक्रोक्ति जीवितम कुंतक, वक्रोक्ति जीवितम कुंतक, और वक्रोक्ति जीवितम कुंतक। काव्य दर्श की बात करते हैं। दे का मतलब होता है साथियों दंडी। काव्य दर्श दे का मतलब दंडी, काव्य दर्श दे का मतलब दंडी, काव्य दर्श दे का मतलब दंडी, काव्य दर्श दे का मतलब दंडी। तो यहाँ काव्य दर्श में दे आ रहा है, तो ये रहेगा किसका? दंडी के द्वारा लिखा गया है साथियों। आगे हम बात करते हैं। अब आता है विविध विधाओं से संबंधित प्रश्न आते हैं, जिसमें आपको उपन्यास से मिलेंगे, निबंध से भी मिलेंगे, आपको सब मिलेंगे। यहाँ से आपको क्या क्रम वाइज भी मिलेंगे। काल क्रमानुसार चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। अब डायरेक्ट साथियों यहाँ पर हमारा आंसर की बात करें, किसकी आंसर की बात करते तो अपना पहला है साथियों ए, अपना यहाँ पर सही आंसर होगा। इसमें है क्या है? हृदय की परख है, हृदय की प्यास है, अमर अभिलाषा और आत्मदाह है। हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा और आत्मदाह है। हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा और आत्मदाह है साथियों। क्या है? हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा और आत्मदाह है। हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा और आत्मदाह है साथियों। इसका क्या है? निबंध संग्रह है। देखिए आगे बात करते हैं। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। हृदय की परख 1918, हृदय की प्यास 1931, अमर अभिलाषा 1933, व्यभिचार 1994 और आत्मदाह 1937। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास। हृदय की परख 1918, हृदय 18, हृदय 18, हृदय 18, हृदय 18, ऐसे याद रख सकते हैं। हृदय की प्यास, हृदय की परख 18 और हृदय को प्यास लगी 1931 में, और अमर अभिलाषा 33 है, और व्यभिचार 94 और आत्मदाह है 47 साथियों। आगे बात करते हैं। यहाँ कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम है। कपन ग्राम पाल गोमरा का इसके डिप्टी कलेक्टरी। 22वां प्रश्न है। 22वां प्रश्न में डायरेक्ट इसके आंसर की बात करेंगे तो बी अपना सही आंसर होगा, जिसमें क्या है? ग्राम कपन डिप्टी कलेक्टरी पाल गोमरा का स्कूटर। बी ग्राम कपन डिप्टी कलेक्टरी पाल गोमरा का स्कूटर साथियों, ये इसकी प्रमुख है साथियों। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं तो ये देखिएगा, ग्राम में साथियों 1911 में जयशंकर प्रसाद की रचना है। कफन 1936 प्रेमचंद की है। डिप्टी कलेक्टरी 1996 अमरकांत की है, और पाल गोमरा का स्कूटर 1997 में उदय प्रकाश का है। ग्राम 1921 जयशंकर प्रसाद की, कफन 1936 प्रेमचंद, डिप्टी कलेक्टरी 1956 अमरकांत, और पाल गोमरा का स्कूटर साथियों 1997 में उदय प्रकाश की रचना है। अगला प्रश्न की अपन बात करते हैं तो अपना प्रश्न आता है, वही नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। राजश्री खजुराहो का शिल्पी, कोकाण और भारत दूरदर्शिया। प्रश्न नंबर 23 की बात कर रहे हैं।
तो यहाँ पर यदि डायरेक्ट आंसर नहीं है साथियों, डी अपना है। भारत दूरदर्शा राजश्री कोकाण खजुराहो का शिल्पी है। राजश्री जयशंकर प्रसाद कोकोण जगदीश चंद्र माथुर का समय है। भारत दूरदर्शा ये साथियों किसका होगा, ये होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। और खजुराहो का शिल्पी ये मुझे पता नहीं, लेकिन अब अपन देखते हैं। देखिएगा, भारत दूरदर्शा 1880 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। राजश्री 1915 जयशंकर प्रसाद का है। कोकाण साथी 1991 जगदीश चंद्र माथुर का है। खजुराहो का शिल्पी 1982 शंकर शेष का है। याद रखना, खजुराहो का शिल्पी 1982 शंकर शेष का है। कोकाण 1951 जगदीश चंद्र माथुर का है। राजश्री 1915 जयशंकर प्रसाद का। भारत दूरदर्शा 1980 भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है मेरे साथियों। 24वां प्रश्न है, इसमें भी कालक्रम जमाना अपन को। काव्य प्रकाश 10 रूपक काव्यालंकार सूत्रवर्ती नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र काव्यालंकार सूत्रवर्ती 10 रूपक काव्य प्रकाश। काव्य अलंकार सूत्रवर्ती नाट्यशास्त्र भारत काव्य प्रकाश 10 रूपक। 10 रूपक काव्य प्रकाश काव्यालंकार सूत्रवर्ती और नाट्य शास्त्र साथियों। प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न अपना आता है 24वां। अब इसमें आंसर की बात करेंगे तो यहाँ अपना आंसर होगा बी, यानी कि पहले काव्य प्रकाश है, फिर नाट्य शास्त्र है, फिर काव्य प्रकाश है और 10 रूपक है। प्रश्न नंबर अपना 24वां में साथियों देखिए, यहाँ नाट्य शास्त्र है। पहला बी है, इसमें पहले नाट्य शास्त्र में काव्यालंकार सूत्र होती है, फिर 10 रूपक है और फिर काव्य प्रकाश है। अब देखिए, नाट्य शास्त्र द्वितीय शताब्दी का है साथियों, और यह आचार्य भरत मुनि का है। काव्य अलंकार सूत्रवर्ती 9वीं शताब्दी का, ये वामन का है। 10 रूपक साथियों 10वीं शताब्दी का, धनंजय का है। काव्य प्रकाश साथियों 12वीं शताब्दी का, और ये मम्मट का है। आपको ध्यान रखना है, नाट्यशास्त्र आपको पता है भरत मुनि का है। एक और याद है, ये दूसरी शताब्दी के थे। काव्य अलंकार सूत्रवर्ती ये वामन का है साथियों। व्रति से वामन याद रखना, वे से वामन याद रखना, वे से क्या रखना, वामन, वे से वामन, व्रति व्रति वामन, व्रति वामन। और 10 रूपक में 10 रूपक में आगे दे और पीछे भी, इसमें भी क्या है, तो 10 रूपक धनंजय, दे से दे याद रखना, दे के बाद दे आता है। 10 रूपक धनंजय और 10वीं शताब्दी, दे यहाँ भी दे, यहाँ भी दे और यहाँ भी दे है। काव्य प्रकाश 12वीं शताब्दी और मम्मट का आपको रखना है कि प्रकाश कौन करता है, मम्मट करता है, ऐसे आपको याद रखना है। 25वां है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित यात्रा वर्णनों का सही है। अरे यावर रहेगा याद, देश विदेश, तंत्रलोक से यंत्रलोक तक, हस्ते निर्जर देखती काया। हस्ते निर्जर देखती है, देश विदेश, अरे यावर रहेगा, तंत्रलोक से यंत्रलोक तक। फिर है देश विदेश, ये है जो है साथियों। प्रश्न है अपना 25वां है। 25वां प्रश्न का आंसर की बात करते तो पहला ही ये साथियों, इसमें अरे यावर रहेगा याद, देश विदेश, तंत्रलोक से यंत्रलोक तक, और हस्त निर्जर और देखती कायम। तो इसके यदि हम बात करते हैं साथियों, तो यहाँ देखिएगा ये रहा, अरे यावर रहेगा याद 1953 में सहसा एक बूंद सहसा उछली 1900 क्या है साथियों, ये है दोनों सच्चिदानंद हिरानंद वात्सल्य के है। अरे यावर रहेगा याद सच्चिदानंद हिरानंद का है, और एक बूंद सहसा उछली ये दोनों उनके यात्रा वर्णन, एक 53 का और एक है 60 का। देश विदेश से रामधारी सिंह दिनकर का, और मेरी यात्रा भी है साथियों 80 में रामधारी सिंह दिनकर की है। तंत्रलोक से यंत्रलोक तक डॉक्टर नगेंद्र का है 1968, और अप्रवासी की यात्रा 1972, ये भी नगेंद्र का है। हस्त निर्जर देख दिवट्टी 86 प्रभाकर विष्णु प्रभाकर का है। ज्योतिष्य पुंज हिमालय विष्णु प्रभाकर का है। हम सफर मिलते रहे, ये भी ओम विष्णु प्रभाकर के नाटक के साथ है। अगला प्रश्न है, रचनाकारों का सही क्रम। भगवती चरण वर्मा, बच्चन, अज्ञे और नरेंद्र वर्मा, ये चारों इसमें से अपन को सही आंसर देना है। तो अपन सही आंसर की बात करते हैं तो पहला भगवती चरण है, फिर बच्चन है, और फिर साथियों आज्ञे है, और फिर क्या है, नरेंद्र शर्मा है साथियों। अब देखिएगा, भगवती चरण वर्मा है, इनका 1903 में पैदा हुए। हरिवंश राय 1907 में, सत्यनारायण हिरानंद वात्सल्य 1911, और नरेंद्र शर्मा है 1913। भगवती चरण 1903, हरिवंश राय बच्चन 1907, सच्चिदानंद हिरानंद वात्सल्य 1911, और नरेंद्र शर्मा है 1913 में याद रखना है साथियों हमें। ज्ञान
ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचनाकारों का सही क्रम, पहले किसने बाद में किसने, याद करना है। अब देखिए डायरेक्ट हम इसकी आंसर की बात करेंगे, इतने नहीं करेंगे क्योंकि प्रश्न बड़ा हो जाएगा। यहाँ है सी साथियों, क्या याद रखना है आपको, सी याद रखना है। कैसे? दिनकर अज्ञे, निर्मल वर्मा और कुमार नारायण। दिनकर अज्ञे का मतलब है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे। तो पहले दिनकर को मिला, फिर अज्ञे, फिर निर्मल वर्मा, फिर कुमार नारायण। अब इसकी व्याख्या को हम देखते हैं। ये देखिए साथियों, हाँ, रामधारी सिंह दिनकर को मिला है उर्वशी, इनकी जो रचना है ये 1972 में मिला है। आज्ञे जी को मिला है साथियों कितनी नावों में कितनी बार, 1978 पर मिला है। निर्मल वर्मा को संपूर्ण साहित्य पर मिला है 1999 और कुंवर नारायण को संपूर्ण साहित्य पर मिला है 1905 में। तो रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी 1972। हाँ, ये जो है नी, ये पुरस्कृत वर्ष है साथियों, प्रकाशन वर्ष नहीं है। आज्ञे को मिला है कितनी नावों में कितनी बार, 1978 में मिला है। और निर्मल वर्मा और कुंवर नारायण को उनके संपूर्ण साहित्य पर मिला है। निर्मल वर्मा को 99 और कुंवर नारायण को 2005 में मिला है साथियों। न्याय सन 1984 के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखक के समग्र साहित्य योगदान पर दिया जाने लगा। ये आपको ध्यान रखना है। कब? 1984 के बाद जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है वह उनके जो संपूर्ण साहित्य उनके द्वारा लिखा गया है उन पर दिया जाने लगा। पहले ये एक कृति विशेष पर दिया जाता था साथियों। आदिकाल रचनाकारों का सही क्रम, भरतेश्वर, बाहुबली राज, स्थूलिभद्र, नेमिनारास और संगीत रत्नाकर। इसमें से आपको सही आंसर देना है। तो सही आंसर कौन सा होगा साथियों, बताइएगा। 2800 प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पर अपना ए ही सही है। पहला भरतेश्वर बाहुबली रास है शालिभद्र सूरी का, और फिर है स्थूलिभद्र रास, नेमिनाथ रास और संगीत रत्नाकर साथियों। ये सही क्रम है। अब इसका सही क्रम अपन देख लेते हैं, देखिएगा। भरत बाहुबली रास है 1184 में शालिभद्र सूरी की रचना है। तो स्थूलिभद्र रास 1209 में जीन धर्म सूरी की रचना है। तो नेमिनाथ रास 1213 में सुमति गणी की रचना है। तो संगीत रत्नाकर साथियों 12वीं शताब्दी में शारंगदेव की है। संगीत रचनाकर 7 से 6 याद रखना, संगीत रचनाकर सारंगदेव, संगीत रचनाकर सारंगदेव और संगीत रचनाकर सारंगदेव। नेमिनाथ रास सुमति गणी की है। स्थूलिभद्र रास जीन धर्म सूरी की है और बाहुबली रास साथियों शालिभद्र सूरी की रचना है साथियों। प्रश्न नंबर है साथियों 49 29वां है, रचनाकार के अनुसार सही अनुक्रम है। डायरेक्ट इसमें आंसर की बात करेंगे, ये सही क्रम पूछ रहा है तो यहाँ पर यही होगा। पहला है इंद्रधनुष रोंदे हुए, सीढ़ियों पर धूप नए इलाके में वाजश्रवा के बहाने। अब इंद्रधनुष रोंदे हुए, सीढ़ियों पर धूप, नए इलाके में वाजश्रवा के बहाने। अब देखिए यहाँ पर अपना आंसर की बात करते हैं तो अपना आंसर यहाँ पहला है इंद्रधनुष रोंदे हुए 1957 में अज्ञे का है। सीढ़ियों पर धूप में 1959 रघुवीर साहे का है। नए इलाके में 1906 में अरुण कमल का है और वाजश्रवा के बहाने 2008 कुंवर नारायण का है साथियों, याद रखना। इंद्रधनुष रोंदे हुए 1957 में अज्ञे का है। सीढ़ियों पर धूप 1959 में रघुवीर साहे का है। नए इलाके 1906 में अरुण कमल का है और वाजश्रवा के बहाने साथियों 2008 में कुंवर नारायण का है। किसका है? कुंवर नारायण का है। काव्य लक्षण उनके प्रतिभाषों का सुमेलित कीजिए। अब सुमेलित करना है आपको। 10 प्रश्न आपके ऐसे आएंगे जिसमें आपको सुमेलित करना है। ये आप यदि आप रोजाना साथियों इस प्रकार से बने रहे तो ये जो चीज़ें हैं ना मैं आपको बिल्कुल याद करा दूँगा। काव्य शास्त्र बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल याद करा दूँगा मैं आपको काव्य शास्त्र। देखिएगा, शब्दार्थ सहितम काव्यम किसकी है? शब्दार्थ सहितम काव्यम सभा, मेरे हिसाब से ये भा में की है। इसको आप रखना आगे से और पीछे रखना भा। सभा तो से बनेगा शब्द और भा से बनेगा भा में। शरीरम तादृष्टम वैच्छिनम। अब इस देखे बाद में देखेंगे रमणीय अर्थ प्रतिपादक। ये देखिए रमणीय अर्थ प्रतिपादक इसमें है पंडित राज जगन्नाथ। आपको यहाँ रखना है र और पीछे रखना है जे। रे से बनेगा रमणीय और जे से बनेगा जगन्नाथ, तो ये बनेगा रज। वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये वा वी, ये आपको वा और पीछे रखना है आपको वी। वा से बनेगा वाक्यम, वी से बनेगा विश्वनाथ।
वा से बनेगा वाक्य, विषय बनेगा विश्वनाथ। वा से बनेगा वाक्य, विषय बनेगा विश्वनाथ। ऐसे आपको इसको याद रखना है साथियों। शरीरम तादिष्टार्थक व्यवच्छिन्नाम, ये किसका है? तो साथियों ये होगा, किसका होगा? अब देख लेते हैं, ये शायद मुझे पता नहीं चल रहा है। यहाँ देखिए शब्दार्थ सहितम काव्यम, तो आपको ऐसे याद रखना है। क्या याद रखना है आपको? आगे शे है लगाना और पीछे लगाना है आपको भा, तो ये बन जाएगा सभा। शरीरम, ये डंडी का है साथियों, याद रखना। शरीर कितना आपको? शरीरम डंडी, शरीर डंडी, शरीर डंडी। शरीर कैसा है? बिल्कुल डंडी जैसा है, बिल्कुल पतला शरीर है, डंडी जैसा, डंडे जैसा। तो इसे रखना शरीर जिसमें आ तो ये डंडी आएगा, शरीर डंडी आएगा, शरीर क्या आएगा? डंडी। रमणीय में आपको रखना है साथियों र और जे रखना है। रमणीय में क्या रखना है? रे और जे रखना है। रमणीय अर्थ प्रतिपादक में जे रखना है। वाक्य रसात्मक काव्य में आपको वा और फिर रखना है साथियों वी, वा और वी रखना है। वक्रोक्ति काव्यम जीवितम में आपको कुंतक रखना है। वक्रोक्ति काव्यम जीवितक में आपको क्या रखना है? कुंतक याद रखना है मेरे साथियों। क्या रखना है? कुंतक याद रखना है। आगे देखिए, ये है साथियों अभिव्यंजनावाद किसका है? अंतश्च चेतनावादी, यथार्थवादी कौन? यथार्थवाद कौन है? स्वच्छंदवाद किसका है? और संप्रेक्षण किसका है? ये है पाश्चात्य काव्य शास्त्र से हैं। तो डायरेक्ट अब इसका अपन यहाँ चलते हैं कहाँ पर? यहाँ सुमिलित है। देखिए अभिव्यंजनावाद के प्रतिपादक क्रोचे है, तो अंतश्च चेतनावादी यथार्थवाद के प्रतिपादक D.S. लॉरेंस है। स्वच्छंदवाद के प्रतिपादक वर्ड्सवर्थ है। तो संप्रेक्षण के प्रतिपादक साथियों रिचर्ड है। और निर्व्यक्तिकता के है साथियों इलियड है। कौन है? निर्व्यक्तिकता के जो प्रतिपादक वो इलियड है। संप्रेक्षण के प्रवर्तक वो रिचर्ड है। स्वच्छंदवाद के प्रवर्तक वर्ड्सवर्थ है। अंतस्थ चेतनावादी यथार्थवाद के प्रवर्तक D.H. लॉरेंस है। और अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक साथियों क्रोचे। क्या है? क्रोचे है। निबंधकार और कृतियों का सुमेलन कीजिए। कुबेरनाथ राय चिंतामणि, अब इनको करना है किसका है साथियों? कुबेरनाथ ने क्या लिखा है? आचार्य का पहली बात करते हैं साथियों यहाँ। प्रिया नीलकंठी मेरे राम का मुकुट भीज रहा, ये तो साथियों है विद्यानिवास मिश्र का है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ला का है। तो भीष्म को क्षमा नहीं किया। और साहित्य देवता है साथियों ये शायद हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी का मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर प्रिया नीलकंठी है, ये 1968 है और ये कुबेरनाथ राय का है। ध्यान रखना। भीष्म को क्षमा नहीं किया 1917 हजारी प्रसाद द्विवेदी का है साथियों। मेरा राम का मुकुट भीग रहा 1974 विद्यानिवास मिश्र का है। और चिंतामणि 1949 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। साहित्य देवता है माखनलाल चतुर्वेदी का। साहित्य देवता वेणुलो गुंज धरा माता बापू समर्पण, ये सब किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। चिंतामणि भाग 1, 2, भाग 3, भाग 6 ये सब किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। मेरे राम का मुकुट भीग रहा विद्यानिवास मिश्र है। भीष्म को क्षमा नहीं किया, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का साथ। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ये आपको इसमें ध्यान में रखना है साथियों। अब आगे हम बात करेंगे तो प्रिया नीलकंठी है, ये जो प्रिया नीलकंठी है ये किसका है? ये है कुबेरनाथ राय का है साथियों। किसका है? कुबेरनाथ राय का प्रिया नीलकंठी। ठीक है, अगला प्रश्न पर पढ़ते हैं। उपन्यास और उपन्यासकारों को सुमेलित करना है। पुनर्वा, अनामदास का पोथा, चारुचंद्रलेख और बाणभट्ट की आत्मकथा, ये चारों मैंने बोल दिए। मुझे पुनर्वा जैसे ही मालूम पड़ा मुझे अपना आप है। कब तक पुकारूं, और भी है भूले बिसरे चित्र, मनुष्य के रूप। अब देखिए यहाँ पर मुझे साथियों ये याद है, ये याद है और ये याद, केवल ये याद नहीं है, जबकि मैंने 1916 में 2016 में साथियों में जॉब लगा। अब भी मुझे याद है। अब देखिए कैसे। पुनर्वा, अनामदास का पोथा, ये रचना है, ये साथियों हजारी प्रसाद द्विवेदी। कब तक पुकारूं, रांगे राघव की है। भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र ये किसकी होगी? भूले बिसरे चित्र अमृतलाल नागर की तो नहीं है, भगवती चरण वर्मा की हो सकती है भूले बिसरे चित्र। अब देखते हैं क्या है। पुनर्वा 1973 हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कब तक पुकारो 1957 रांगे राघव का है। भूले बिसरे चित्र 1959 है, भगवती चरण वर्मा है। मनुष्य के रूप यशपाल है साथियों
और बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर है। बूंद और समुद्र किसकी है? अमृतलाल नागर की रचना है। पुनर्वा तो हो ही गया, हरिप्रसाद प्रसाद दिवस। कब तक पुकारो रांगे राघव का है। बुल विश्वचित भगवती चरण वर्मा का है। और आगे बात करते हैं तो यहाँ मनुष्य के रूप में यशपाल का है। और बूंद और समुद्र साथियों अमृतलाल नागर की रचना है। पत्रिकाओं तथा उनके संपादकों का सुमेलित कीजिए। वारगत है, नया ज्ञानोदय है, वसुधा है और रंग प्रसंग है। अब देखिएगा इनका करना है तो इनका डायरेक्ट आप यहाँ आ जाइएगा, यहाँ अपन बात करते हैं। वारगत मासिक पत्रिका कलकत्ता से प्रकाशित होती थी, विजय बहादुर सिंह इसके है। नया ज्ञानोदय मासिक दिल्ली से रविंद्र कालिया है। वसुधा त्रैमासिक भोपाल है, कमला प्रसाद है। और रंग प्रसंग साथियों प्रयाग शुक्ल है। और तद्भव त्रैमासिक पत्रिका है और ये अखिलेश इसके संपादक है। तो आपको रखना वारगद है, वागर्ध ये है। ये रचना साथियों विजय बहादुर सिंह की। नया ज्ञानोदय है रविंद्र कालिया की है। वसुधा कमला प्रसाद की है। रंग प्रसंग प्रयाग शुक्ल का है। और तद्भव साथियों अखिलेश का है। कहानीकार उनकी कहानियों का सुमेलन करना है। उषा प्रेमोदा, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोपती और निर्मल बरा। इसमें कुछ तो आपको याद होगा, जैसे मुझे भी याद है। परिंदे तो आपको पता होगा, निर्मल वर्मा की कहानी बहुत अच्छी बेहतरीन कहानी है। आद्रता भी वापसी है साथियों, किसकी है? ये वापसी है उषा प्रेमवदा की। वापसी है उषा प्रेमवदा की। अब देखिए ये आर्द्रता है, ये भी मुझे पता था, पर किसकी है मुझे नाम याद नहीं आ रहा। अब इसका हम देखते हैं आंसर। अब देखिए वापसी वैसे उषा याद रखना, वैसे आप रखेंगे उषा। अब देखिए अकेली है, ये मन्नू भंडारी की है। सिक्का बदल गया कृष्णा सोपती की है। परिंदर निर्मल वर्मा की है। आर्द्रता मोहन राकेश की है। आर्द्रता किसकी है? मोहन राकेश की है। वापसी उषा प्रेमवदा की है। अकेले मन्नू भंडारी की है। सिक्का बदल गया कृष्णा सोपती की। और परिंदे है साथियों निर्मल वर्मा की। परिंदे किसकी है? परिंदे कहानी है, ये है निर्मल वर्मा की, आपको ध्यान रखना है। पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलन कीजिए। जिधर अन्याय है उधर शक्ति है। जिधर अन्याय है उधर शक्ति है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। बहुत दिनों तक चक्की रोई चूल्हा रहा उदास। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। किसकी रचना है? इनको अपन को आंसर देना है। तो जिधर अन्याय, ये नारी तुम केवल श्रद्धा हो, किसकी रचना है? और बहुत दिनों तक चक्की रोई चूल्हा उदास रहेगा। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इस प्रश्न की अपन बात करते हैं मेरे साथियों, तो इसका देखिएगा यहाँ है। जिधर अन्याय है उधर शक्ति है, निराला की है। ये देखो मुझे याद आई, ये कहाँ की पंक्तियाँ? ये है राम की शक्ति पूजा। जब राम की शक्ति पूजा रावण सफल नहीं होता है साथियों, यानी स्वयं साथियों शक्ति रावण की रक्षा करना आती है दुर्गा, तब राम कहता है कि जिधर अन्याय है उधर शक्ति है। ये कैसे हो सकता है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, कामायनी में है, जयशंकर प्रसाद की। लिखा राम की शक्ति पूजा, यहाँ भी लिखा हुआ है देखो। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये कामायनी की है, जयशंकर प्रसाद की है। बहुत दिनों तक चक्की रोई चूल्हा रहा उदास, अकाल और उसके बाद। नागार्जुन की है, अकाल और उसके बाद। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, दिल्ली है और दिनकर है। दिल्ली और दिनकर है। सोच रहा हूँ जटिल जगत पर जीवन पर जनमन। सोच रहा हूँ जटिल जगत पर जीवन पर जनमन ग्राम्य है और ये पंत की है साथियों। विधा को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। कहानी, उपन्यास, नाटक। पहला गिरमिटिया, देशांतर, अशोक के पुल, शहादतनामा और अबूतर कबूतर। अब अबूतर ये पहला मैंने पढ़ा है, ये मैंने पढ़ा है, ये मैंने पढ़ रखा, बाकी ये मैंने नहीं पढ़ रखा है, इसलिए अब हम इसको डायरेक्ट अपना आंसर में देखते हैं। पहला गिरमिटिया 1999 में गिरिराज किशोर है और ये उपन्यास है। देशांतर 1987 नंदकिशोर आचार्य का है, ये नाटक है। अशोक के पुल 1948 हजारी प्रसाद द्विवेदी है और ये है निबंध है। शहादतनामा जितेंद्र भाटिया है, कहानी है। और अबूतर कबूतर 1984 साथियों उदय प्रकाश है इसका रचना। अगला पात्र उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए।
उननिया, राय साहब, प्रशांत और रेखा, नदी के दीप, मेला आंचल, महाभोज, गोदान और बाणभट्ट की आत्मकथा, ये सभी तो किसने लिखे ये मुझे पता है, लेकिन ये मुझे पता नहीं है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं। नदी के दीप 1951 में यज्ञ का है साथियों, इसमें रेखा है, भुवन है और गोरा है। मेला आंचल 1994 में रेणु द्वारा प्रकाशित है, जो पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। ये प्रशांत है, बावन दास है, कमली है, कालीचरण और लक्ष्मी है। मेला आंचल का ध्यान रखना कौन कौन है, प्रशांत, बावन दास और कमली, कालीचरण और लक्ष्मी। प्रशांत, बावन दास, कमली, प्रशांत, बावन दास, कमली, कालीचरण और लक्ष्मी, ये मेला आंचल है। और महाभोज साथियों 1980 में प्रकाशित हुआ, मनु भंडारी का है और ये है बिसेसर, सुकुल, बाबू, जोरावर और दास साहब। कौन? दास साहब। बिसेसर, सुकुल, बाबू, जोरावर और दास साहब। गोदान 1936 प्रेमचंद है, इसमें ले राय साहब है, होरी है, गोबर है, धनिया है और भोला है। गोदान राय साहब, होरी, गोबर, धनिया और भोला है। बाणभट्ट की आत्मकथा है 1936 हजारी प्रसाद द्विज में, नी उनिया है, महामाया है, सुचरिता है और बाणभट्ट है। नी उनिया, महामाया, सुचरिता और बाणभट्ट है। नाटक उसके पात्रों में ये वही है, चंद्रगुप्त आषाढ़ का एक, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री, जयशंकर प्रसाद का है, आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश का है, सूर्य की अंतिम किरण से, सूर्य की पहले किरण और देशांतर है। अब ये बात देखना है, पीछे इसमें पात्र है, आगे साथियों नाटकों के, यानी जो नाटकों के नाम हैं। तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे इसमें। देखिए चंद्रगुप्त नाटक है 1931 में प्रकाशित हुआ और इसके जो नाटककार है वो जयशंकर प्रसाद। इसमें सिंहरण है, अंबिक है, राक्षस है, सेलुकस है, कार्नेलिया और कल्याणी है। क्या है? सिंहरण है, अंबिक है, राक्षस है, सेलुकस है, कार्नेलिया और कल्याणी है। सेलुकस की पुत्री कार्नेलिया, और कार्नेलिया ने जो शादी की थी वो चंद्रगुप्त से की थी, याद रखना। आषाढ़ का एक दिन 1958 मोहन राकेश का है, जिसमें क्या है, विलोम, मातुल, मल्लिका, अंबिका, कालिदास और दंतुल है। कौन है? ध्यान रखना, विलोम, मातुल, अंबिका, विलोम, मातुल, मल्लिका, अंबिका, कालिदास और दंतुल है साथियों। सूर्य की किरण, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1976 सुरेंद्र वर्मा है और इसमें है औकाक। देशांतर 1987 है, देशांतर 1987 नंद किशोर आचार्य है और ये पूर्व याति, शर्मिष्ठा और देवयानी साथियों, ये इनके प्रमुख पात्र हैं। ये अपना था आज का क्लास। अभी अपना बाकी है साथियों, अभी अपन भाषा संबंधित प्रश्न देखेंगे। ये भाषा संबंधित पहला प्रश्न अपना ये है, देखिएगा क्या है। निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा है? यदि हम बात करते हैं तो देखिए भारोपी परिवार और द्रविड़ परिवार, तो यहाँ मराठी, गुजराती, मलयालम और हिंदी है। तो यहाँ पर आंसर देखेंगे तो अपना क्या होगा, मलयालम होगा। ये भारोपी परिवार की भाषा नहीं है, तो ये मलयालम नहीं है। ये जो है साथियों द्रविड़ परिवार की भाषा है, द्रविड़ यानी दक्षिण के। देखिए यहाँ मराठी, गुजराती, हिंदी सभी भारोपी परिवार की भाषा, जबकि मलयालम है वो द्रविड़ परिवार की क्या है, भाषा है साथियों। ब्रज कहाँ बोली जाती है साथियों? तो ब्रज इसमें देखिए कहाँ बोली जाती है, तो मथुरा, वृंदावन में ब्रज बोली जाती है। साथ साथ राजस्थान के भरतपुर जिले में भी साथियों ब्रज बोली जाती है। देखिए यहाँ है ब्रज भाषा है वो बोली जाती है मथुरा, वृंदावन, आगरा और भरतपुर और बरेली में। अवधी है इलाहाबाद, लखनऊ, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर में। बूंदेली, ओरछा, झांसी, हरीरपुर, दतिया और सागर में। भोजपुरी है बनारस, गोरखपुर, बलिया और भोजपुर में साथियों। हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, शौरसेनी, अपभ्रंश अथवा प्राकृत? क्या आएगा? किससे हुई है हिंदी की उत्पत्ति? वैदिक किससे हुई है साथियों? ये हुई है शौरसेनी अपभ्रंश से। अपभ्रंश होता तो भी सही होता, ठीक है, क्योंकि 10वीं शताब्दी के बाद ही हिंदी की उत्पत्ति हुई है। इसके पहले और भाषा थी और अंतिम कौन थी? शौरसेनी अपभ्रंश थी। 5 बोलियों का विकास हुआ। देखिए यहाँ अब ये देखो बहुत बेहतरीन रूप से समझा रहेगा, आपको समझ में आएगा। तो हिंदी है, पहले तो संस्कृत थी,
हिंदी की जो जननी है, माता है, वो कौन है? संस्कृत है। अब संस्कृत के दो भाग हैं, एक वैदिक संस्कृत है, एक लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा, और लौकिक संस्कृत का समय रहा साथियों 1000 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। पाली, प्राकृत और फिर अपभ्रंश। पाली का समय 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, प्राकृत का 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश का है 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक का मध्य का समय और अपभ्रंश का समय। ऐसा ध्यान रखना, इसको आप रखें। देखो संस्कृत में 4 है, पाली में 2 है, प्राकृत में 3 है और अपभ्रंश में कितने हैं? 4। तो आपको इसको रखना है 4 2 3 4, 4 2 3 4, ऐसे आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है? 4 2 3 और 4 आपको याद रखना है साथी। सोर से नहीं अपभ्रंश। इसके बाद है ये अपना आज का जो टेस्ट है वो यहीं ख़त्म हो गया, और लगभग साथियों ये 1 घंटे का टेस्ट हो गया। तो 1 घंटा हो गया मुझे लगातार बोलते हो। तो ये रोजाना ही प्रश्न, इसी प्रकार के मैं प्रश्न ले आऊँ। हो सकता है आपको रोज 1 घंटा तो लूँगा, पर आपको मैं बहुत कुछ देकर जाऊँगा इस क्लास में साथ। इसलिए क्लास तक अंत तक जरूर बने रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो कल फिर मिलते हैं। राम राम साथी।